हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव न्यूज़ राइटर में एक बार फिर से। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अपना विद्युत का प्रतिरोध का चैप्टर। यानी कि प्रतिरोध से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उसको समझेंगे कि प्रतिरोध होता क्या है। पहले पूरा पूरा समझेंगे, यानी कि आधा पौना घंटा फिर से हम वही प्रतिरोध पर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। तो इससे पहले हमने विद्युत के आवेश के बारे में बात की है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है, उसको इलेक्ट्रॉन के चलने को विद्युत बोल रहे हैं, ऐसे कुछ बात की थी। ठीक है। तो आवेश से रिलेटेड हमने वीडियो डाली थी, विद्युत का आवेश और खाली विद्युत के नाम से, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी। अब सेकंड वीडियो डली थी इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, जो वीडियो डली है उसमें विभवांतर विभवांतर के बारे में बात की थी। ठीक है। तो हमारी तीन चीज़ हो चुकी हैं, आवेश, धारा और विभवांतर। धारा के बारे में बात की थी। धारा के बारे में अभी हम बात करेंगे भी, और भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है लगभग 2-3 वीडियो में और कवर होगा विद्युत का। तो लगभग 5-6 वीडियो बनेंगी हैं। तो जो एएलपी में पूछे गए हैं वो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं अपना विद्युत का चैप्टर, सॉरी प्रतिरोध का चैप्टर विद्युत में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको चैनल पसंद आ रहा होगा और आप सभी सीख रहे होंगे। और जो बच्चे या बड़े, कोई भी वीडियो कोई भी देख सकता है। तो कोई भी देख रहा है, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? जब कोई तार होता है उसमें से हमने बिजली प्रवाहित की, तो अपने में से बहने का, किसी बिजली को बहने का क्या करेगा? विरोध करेगा। विरोध करेगा, यानी कि वो अपने में से पूरी तरह जितनी बिजली यहाँ से दी है उसे पूरी तरह यहाँ पर इस पॉइंट पर जाने में उतनी ही बिजली को नहीं नहीं प्रवाहित होने देगा। वो क्या करेगा? वो प्रतिरोध करेगा उसके बहने का। और प्रतिरोध करेगा तो क्या होगा? वो उष्मा में आधी से जो विद्युत है उसे किस में बदल देगा? विद्युत को उष्मा ऊर्जा में बदल देगा, यानी कि अपने आप को गर्म करने में बदल देगा। जब प्रतिरोध होगा तो घर्षण घर्षण होगा उसमें अंदर। ठीक है। घर्षण घर्षण के कारण क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो वो क्या हो जाएगा? अधिक गर्म हो जाएगा। अगर जो तार अधिक गर्म होता हो तो वो अच्छा चालक नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को, जो धारा को इधर से इधर एकदम से अपने आप में से प्रवाहित करा दे, यानी उसका प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध कम है। ठीक है। और जो अपने में से बहने का विरोध करे उसका प्रतिरोध अधिक है। ठीक है। इतना बात समझ में आई? जो अपने में से बहने का विरोध करेगा वो, उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अब ये क्या होता है? जैसे जैसे किसी तार का कितना भी प्रतिरोध हो, देखिए कोई धातु है उसका प्रतिरोध कितना भी हो सकता है। अगर उसका प्रतिरोध कम भी है लेकिन हम उसकी लगातार लंबाई बढ़ा दें तो लंबाई बढ़ाने से क्या होगा? उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है। क्योंकि जितनी दूरी पर हमें कोई बिजली है, खंबा यहाँ पे है और एक खंबा, ये ऐसा समझिए कि एक खंबा एक ज़िले में है और दूसरा खंबा दूसरे ज़िले में है, और वहाँ तक हमें बिजली पहुँचानी है। तो क्या होगा? तो तार अपना प्रतिरोध उस पर करेगा, जितनी हम बिजली यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं वो बिजली यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। तो उसके लिए बीच में चीज़ें लगाई जाती हैं, वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आप इतना समझिए कि प्रतिरोध क्या काम कर रहा है। प्रतिरोध को कम करने के लिए हमें अप स्टीम डाउन स्टीम, वो सॉरी अप स्टीम बोल रहा हूँ, अप स्टेप डाउन स्टेप ट्रांसफार्मर यूज़ करने पड़ते हैं जो आपके चौराहे पर रखे रहते हैं। ठीक है। तो हम प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में होने वाले आवेश का प्रवाह, आवेश के प्रवाह को ही तो विद्युत बोल रहे थे। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। यह रोकने का प्रयास करता है तो पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। चालक की विमा तथा प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक की विमा तथा प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि हर एक चालक की विद्युत चालकता अलग अलग होती है। ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है। क्या होता है? ओम। तो ये पूछ लिया जाता है, नोट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। नोट करने वाला टॉपिक है। ठीक है। तो ये सदिश राशि है। मानव शरीर का प्रतिरोध बताया है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो 10 किलो ओम होता है। ठीक है। तथा भी है बहुत कम धारा, ये जहाँ यहाँ तक कि कुछ ही मेगा एम्पियर की कोटि की धारा के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है। बिजली के आघात से मनुष्य की तंत्रिका तंत्र उत्तेजित, अनियमित हो जाती है, यानी कि उसे लकवा हो सकता है। जो बिजली आकाश से तड़ित होकर जमीन पर गिरती है उससे क्या हो सकता है? उससे अनियमित हो जाता है उसका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जानते होंगे क्या होता है। और वो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है, अनियमित हो जाता है, शरीर गतिविधियों पर अपना नियंत्रण खो देता है, शारीरिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण खो देता है। यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है।
तो प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, अब प्रतिरोध पर ताप का भी प्रभाव होता है। जैसे कोई कोई अपने में से बहने नहीं दे रहा, कोई तार है अपने में से विद्युत का बहने नहीं दे रहा, तो उसमें क्या करिए, उसे आप बाहर से गर्म कर दीजिए। अब आप जाहिर सी बात है उसे बाहर से गर्म कर देंगे, तो जब उसे गर्म कर, अब वो और गर्म क्या होगा, तो अपने में से विद्युत को प्रवाहित करा देगा। ठीक है, तो ताप का प्रभाव पड़ता है। किसी तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है, तो प्रतिरोध घट जाएगा उसका, मैंने बताया, अर्थात तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, किसी तार का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ये कुछ उल्टा सा नजर आ रहा है, चलिए फिर भी देख लीजिए। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप के साथ बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। ठीक है, बढ़ता है भाई। कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, क्रोमियम आदि ताप का प्रभाव बहुत ही कम होता है, अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलिनियम, कार्बन आदि का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। बस यही मैं बताना चाह रहा था कि प्रतिरोधकता अर्धचालकों में, ये क्या बताना चाह रहा है, मुझे एक बार देखना चाहिए। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, अच्छा सब धातुओं में नहीं होता, अर्धचालक धातुओं में होता है वो चीज़। ठीक है, अर्धचालक धातुओं को अगर आप गर्म कर देंगे तो उसमें से क्या हो जाता है, उसमें से उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है और धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, वो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की मापी जाती है। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कोई तार है, वो कितना मोटा है और कितना लंबा है, तो लंबाई के तो समानुपाती होगा, और उसके जो क्षेत्रफल है, जो मोटाई है उसकी, गोलाई है, उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, आर बराबर या समानुपाती एल अपॉन ए। ठीक है, अब एल हटेगा तो आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो जाता है, एक सूत्र बन जाता है, क्या बन जाता है, एक सूत्र बन जाता है कि आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये याद रखना कि ये संबंध है। ये क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोधकता है। जब हम कॉन्स्ट ये हटाते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती का समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो बराबर लगाने पर क्या लगता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो एक सूत्र बनता है। अगर आपको नहीं पता है कांस्टेंट वगैरह क्या होता है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि प्रतिरोध के बराबर क्या होगा, किसी चालक की प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, उसकी लंबाई और उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आगे यूज होगा सूत्र, ये लिख लेना, जहाँ रो एक नियतांक है। ठीक है, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक ओम मीटर है। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम प्रति मीटर या सीमेन प्रति मीटर होता है। ठीक है, ये टॉपिक याद कर लेना। ठीक है, विशिष्ट चालकता का। आगे चलते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। अब प्रतिरोध को जोड़ा कैसे कैसे जाता है, ये बताने की कोशिश करिए। ये कि प्रतिरोधों को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, तो दो प्रकार से होता है। हमने पढ़ा था, एक श्रेणी संयोजन होता है, एक समांतर संयोजन होता है। इतना आपको बता दिया गया था, और नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ। एक श्रेणी संयोजन होता है, श्रेणी में जोड़े जाते हैं। एक समांतर संयोजन होता है। तो श्रेणी में क्या कैसे होता है, ये एक परिपथ दिया गया है, विद्युत परिपथ दिया गया है, जिसमें बैटरी लगी हुई है, धारा बह रही है, और श्रेणी में क्या लगे हुए हैं, श्रेणी में प्रतिरोध लगे हुए हैं। देखिए श्रेणी में क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध। कैसे, ये यहाँ से धारा आई और यहाँ पर हमने लगा दिया एक प्रतिरोध, फिर हमने थोड़ी दूरी पर एक फिर प्रतिरोध लगा दिया, थोड़ी दूरी पर फिर एक प्रतिरोध लगा दिया, और ऐसे। अब इनके बीच में क्या लगाया हुआ है, इनके बीच में हमने ऐसे, ठीक है,
यहाँ पर V1 वोल्टेज होगी, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। ये R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है, R3। अगर ऐसे श्रेणी में लगा हुआ है, ऐसे श्रेणी में लगा हुआ है तो इसे श्रेणी बोलेंगे। लगातार लगा हुआ है तो इसे झालर टाइप बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि श्रेणी क्रम में होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान से समझना। इस क्रम में प्रतिरोधों R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध R, यानी कि इस परिपथ में पूरा जो प्रतिरोध काम करेगा, पूरा जो प्रतिरोध काम करेगा, वो जो फाइनल प्रतिरोध है, फाइनल जो प्रतिरोध है उससे भी इसका मान ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। ये मेन टॉपिक है। श्रेणी संयोजन में क्या 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 समान है? श्रेणी संयोजन में धारा समान बहती है, आई समान बहती है। ठीक है, समांतर संयोजन में क्या समान बहता है? वोल्टेज समान बहती है, वहाँ धारा बदलती है। ठीक है, ये याद रखना। श्रेणी संयोजन में धारा समान, समांतर संयोजन में विभवांतर समान, वोल्टेज समान। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे याद करने वाला है, आगे से समझेंगे और भी अच्छे तरीके से। समांतर वाले को देख लेते हैं। तो कि समांतर वाले में क्या है, जैसे ये धारा जा रही है तो ये धारा 3 हिस्सों में बांट दी गई। ठीक है, 3 हिस्सों में बट गई। अब ये धारा R1 से जाएगी, R2 से जाएगी, R3 से जाएगी। ठीक है, तो हो क्या रहा है, वो पूछता है कि अगर R1 पर लगा हुआ कोई चीज़ है वो ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर फाइनली आई तो इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, तो ये चीज़ रुकेगी नहीं। यहाँ पर क्या होता है, श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में अगर इससे ख़राब हो गया तो ये आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो सारे बल्ब खराब हो जाएंगे, सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। श्रेणी में एक खराब हो गया, सारे खराब हो जाएंगे। समांतर में एक अगर खराब हो गया, सारे खराब नहीं होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज समान रहता है। क्या समान रहता है? वोल्टेज समान रहता है। आई बदल जाता है, आई बदल जाता है, I1 I2 I3 ऐसे हो जाता है, I1 I2 I3। ठीक है, 3 हिस्सों में बढ़ गया वो। अब इसमें क्या होता है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान विभवांतर प्रवाहित होता है। यही बताया गया। हमारे घरों में बिजली में विभिन्न बल्ब, पंखे, हीटर इत्यादि इसी एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, अब ये ओम का नियम हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से हम फिर से अपने प्रतिरोध को समझ लेते हैं। ये दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिरोधों का संयोजन, अब इसने श्रेणी को बताया। श्रेणी संयोजन में क्या है, 2 प्रकार से होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे कैसे करते हैं। दो प्रकार से होता है, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन क्या है, जब कुछ चालक जिसका प्रतिरोध क्रम से R1, R2, R3 इत्यादि हो और श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हो तो प्रतिरोध श्रेणीबद्ध कहलाता है। ठीक है, कैसे? ऐसे जैसे चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पे R1, R2 और R3, ठीक है, तीनों को लगातार जोड़ दिया और क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज देखिए, यहाँ से धारा जितनी जाएगी वही यहाँ पे धारा उतनी ही आएगी। वो सॉरी, हाँ, धारा आई समान रहेगी। तो क्या बदलेगा? वोल्टेज बदलेगा। ठीक है, वोल्टेज बदलेगा यदि प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्रम से कितनी है। अगर देखिए यहाँ पे R1 का मान अलग है, R2 का मान अलग है और R3 का मान अलग है, तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज का मान भी अलग अलग ही होगा। ठीक है, अब हम एक सूत्र पढ़ते हैं ओम के नियम में, V बराबर आई आर, जो हमने अभी नहीं पढ़ा, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बस आप इतना याद रख लीजिए कि इन तीनों में संबंध होता है, V बराबर आई आर, इसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या है कि जब V बराबर आई आर है तो पहले वाले में क्या होगा, जो फाइनल होगा उसका होगा V बराबर आई आर। जो V1 होगा इसका मान कितना होगा, आई तो समान है R1। ठीक है, जो इसका V2 होगा वो आई R2 होगा। जो इसका V3 होगा उसका मान कितना होगा, आई R3 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या कह रहा है कि भाई यदि प्रत्येक प्रतिरोध का मान अलग अलग हो, उनके अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान भी अलग अलग होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपकी, अलग अलग होगा। जिस प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। श्रेणी संयोजन में आरोपित वोल्टेज का मान प्रतिरोधों के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणित योग के बराबर होगा। अब हम कहते हैं कि जो इसका वोल्टेज है वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई वोल्टेज ही तो बदला। ठीक है,
तो उसका जो फाइनल वोल्टेज होना चाहिए वो V1 V2 V3 जो पूरा पूरा सर्किट हमने बनाया है उसका जो फाइनल वोल्टेज होना चाहिए वो इन तीनों के बराबर होना चाहिए। अगर हम इसे खोल देते हैं, V को I और R के संबंध में खोल देते हैं, तो आई आर हो गया, यहाँ पे I R1 I R2, यहाँ पे I R3, समझ लेना ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से I कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा R। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा R1, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I से I कट गया तो R बराबर क्या हो गया, R बराबर हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। ठीक है, अब प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध सामान्यतः जुड़ी होती हैं। ठीक है, श्रेणी संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान, अब ये जो मान है, ये अब ये अगर कोई कितना भी बड़ा जो भी सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रतिरोध का मान अगर R3 का है तो R3 वाले से भी इसका मान ज़्यादा होगा, प्रतिरोध का मान इसमें ज़्यादा होगा। तो यही कहना चाह रहा है, देखिए श्रेणी संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक होता है। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध यानी कि जो इसका फाइनल प्रतिरोध है, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में पावर का मान जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए कि R बराबर, इसने कहा है कि यदि R समान है, R समान समता के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, कि R ही यहाँ जुड़ा हुआ, R यहाँ जुड़ा हुआ, R यहाँ जुड़ा हुआ, अब इनकी संख्या कितनी है, n है, तो R फाइनल क्या होगा, R फाइनल हो जाएगा NR। ठीक है, R फाइनल हो जाएगा NR, बस यही बताना चाहा है कि R फाइनल कितना हो जाएगा NR। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं समांतर को। समांतर में क्या होगा, समांतर में देख लीजिए, एक बार चित्र देख लीजिए कैसे उड़ रहा है। यहाँ से धारा आई और ये 3 हिस्सों में बांट दी। ठीक है, और इसमें प्रतिरोध लगा दिया। अब इन प्रतिरोधों का मान अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये खराब हो जाता है तो इनसे काम चलता रहेगा। ठीक है, वहाँ पे काम नहीं चलता। यहाँ पे अगर एक प्रतिरोध खराब हो जाता है तो यहाँ पे प्रतिरोध अगर एक खराब हो गया या एक हिसाब किताब इसका खराब हो गया तो ये सारा खराब हो जाता है। तो श्रेणी में सब खराब हो जाता है एक के खराब होने से, समांतर में सब खराब नहीं होता एक के खराब हो जाने से, इसलिए घरों में समांतर में वायरिंग की जाती है। ठीक है, तो समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज समान होता है। यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, बस ये याद रखने वाली बात है। समांतर संयोजन में अलग अलग प्रतिरोधों के प्रभावित होने वाली धारा का मान भिन्न होता है। यहाँ पे आई बदलता रहता है। ठीक है, धारा का मान बदलेगा, तो धारा का मान बदलेगा तो हम क्या करेंगे, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब ये जो धारा का मान लगातार बदला है, इसमें आई को क्या लिख लेंगे, V/R लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से V/R1 लिख लेंगे, यहाँ से V/R2 लिख लेंगे, यहाँ से V/R3 लिख लेंगे। अब ये V कॉमन आ जाएगा सारों में से, यहाँ से सारा कॉमन होकर ये कट जाएगा V से, तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/R बराबर फाइनल रेजिस्टेंस बराबर इन तीनों का टोटल बचेगा 1/में। ठीक है, अब दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े होने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना आएगा कि R फाइनल कितना आएगा, अगर हम इसे जोड़ लें दो को, ठीक है, दो होने R1 प्लस R2, अगर ये दो ही है तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे हो जाएगा और R1 R2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, ये कैसे लिखे होंगे, अगर दो ही होंगे, एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। इसने ये देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया है कि R 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस R2, अगर दो ही है तो। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। फिर हम इसका उल्टा कर देंगे, अगर हम आर ई को ऐसे लिख लें, आर ई क्यू को ऐसे लिख लें, तो हमें इसे उल्टा पढ़ना पड़ेगा। तो उल्टा करके क्या लिखना पड़ेगा, R1 प्लस R1 इंटू R2 इजिकल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये सूत्र बनता है समांतर के लिए। अब ये भी हमारा यूज होगा क्वेश्चनों में, नोट कर लेना। प्रतिरोधों में समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान उन प्रतिरोधों में से सबसे छोटी प्रतिरोध का मान भी कम होता है। यानी कि जो ये कहना चाह रहा है, जो इसका फाइनल प्रतिरोध है
उसका मान जो इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं, सबसे छोटा प्रतिरोध भी जो लगा हुआ है उससे भी कम आएगा फाइनल प्रतिरोध का मान। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, श्रेणी में क्या होता है, जो सबसे बड़ा प्रतिरोध लगा हुआ है उससे भी बड़ा आता है फाइनल प्रतिरोध का मान। समांतर में क्या होता है कि जो सबसे छोटा प्रतिरोध लगा होता है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध लगा होता है उससे भी कम आता है फाइनल प्रतिरोध का मान। ठीक है, आगे चलते हैं। समांतर संयोजन में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, समांतर संयोजन में पावर जुड़ी होती है और यहाँ पर क्या होता है, अगर n है और एक समान समता के हैं प्रतिरोध तो यहाँ पर क्या होता है, आर फाइनल इज इक्वल टू आर अपॉन एन। ठीक है, उनकी संख्या से यहाँ पे तो भाग होती है, वहाँ पे गुना होती है, वहाँ पे आर एन आर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आर समता के n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध आर एस। अब यदि एक समांतर में जुड़े हो तो उसका प्रतिरोध आर पी हो जाता है। आर एस तथा ये नोट पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, प्रतिरोध के बारे में, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा जो हमने पढ़ा है। 3 समान प्रतिरोध जिनका मान है 6 ओम, कितना है, 6 ओम, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो संयोजन का समतुल्य यानी कि फाइनल प्रतिरोध बताना है। अब फाइनल प्रतिरोध आएगा कैसे, जो हमारा फाइनल प्रतिरोध था जब समांतर में जोड़ रहे थे तो ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो R1 प्लस R2 1 अपॉन R2, यहाँ पे 1 है, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R3। अब यहाँ पे रख लीजिए बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब इसे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2। तो फाइनल प्रतिरोध कितना आ गया, आर 1/r का मान कितना आ गया 1/2, तो आर का मान कितना आ गया 2, तो फाइनल प्रतिरोध कितना है 2 है। इतनी बात समझ में आई, समझ में आया। ठीक है, तो फाइनल प्रतिरोध का मान 2 है, मैं इसीलिए करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि समांतर में जुड़े हैं तो समांतर में 1/में रख लेंगे। 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध समांतर रूप में जुड़े हुए हैं। संयोजन 10 ओम के 3 प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो संयोजन के समकक्ष प्रतिरोध के डैश के बराबर होगा। देखिए क्या कह रहा है, 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। देखिए इसने क्या किया, 2 प्रतिरोध लिए ऐसे और एक ऐसे, ये समांतर में जुड़े हुए हैं दोनों, ये भी 10 का है और ये भी 10 का है, और इसे फिर एक 10 के ऐसे जोड़ लिया। तो ये दोनों अगर जुड़ के इसके साथ देखा जाए तो ये दोनों जुड़ के इसके साथ श्रेणी में है और ये दोनों आपस में समांतर में है। तो पहले हम इन दोनों का फाइनल मान निकाल लेंगे और फिर जो फाइनल मान आएगा उसका इसके साथ श्रेणी में निकाल लेंगे आर का मान। ठीक है, देखिए मैं कैसे देखिए यहाँ पे कैसे होता है और आसान है। उसने कहा है कि 2 जुड़े हैं समांतर में तो 1/10 प्लस 1/10, तो इनका मान कितना आ गया 2/10, तो 1/5 आ गया। अब 1/5 और ये वाला 10 किस में है, श्रेणी में है, ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं श्रेणी में एक के बाद एक, तो 1/5 प्लस 10, इसका मान कितना आएगा 1/5 प्लस 10 का, 1/5 प्लस 10, इसका मान कितना आएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 5 × 50 51/5। ठीक है, ओह सॉरी गलती कर दी, इसका जो फाइनल मान आएगा 1/5 आया ना आर का मान, आर अपॉन 1/r का मान आया है, तो आर का मान फाइनल कितना आया 5 आया है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या आया है हमारे पास मान कितना आया इन दोनों का, इन दोनों से क्या है 5, और ये क्या है इसके साथ श्रेणी में है 10, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा, श्रेणी में जुड़ जाएगा तो सीधा सीधा, तो 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक कर दिए थे हमने, तो 15 ओम इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे फिर एक बार समझाता हूँ, इसने 10 ओम के 2 प्रतिरोध लिए जिन्हें समांतर में जोड़ा और उसके बाद उस समांतर से जो भी संबंध बना उसे तीसरे से जोड़ दिया, 10 एम्पेयर के 10 ओम के एक और उससे जोड़ दिया। तो हमें ये देखना है कि ये दोनों समांतर में है,
तो पहले इन्हें सोल्व करना है समांतर वालों को, इससे हमें आर का मान निकालना है। आर का मान 5 आ गया है हमारा। और फिर ये जो 5 है ये इसके साथ कैसा है, ये श्रेणी में है, ऐसे एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी वाले में क्या हो रहा था, श्रेणी वाले में डायरेक्ट जुड़ रहे थे आर के मान, तो 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है एएलपी में। ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापने में किया जाता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग, इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। वैसे इसे ऐसी ऐसी संरचना के उसमें 4 बॉक्स के रूप में जब भी आपको दिखे तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में परिशोध विधि होती है। तो अज्ञात प्रतिरोध जो हमें प्रतिरोध पता नहीं होता, उस प्रतिरोध को ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा, देखिए धारा का, वोल्टेज का और प्रतिरोध का अगर इनका संबंध देखा जाए तो V बराबर आई आर है। ओम का नियम यहाँ पे लगता है और इसी से हम ये ज्ञात करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है कि प्रतिरोध को दुगना कर रहा है। V बराबर आई आर, और किस पे पूछ रहा है कि किस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वोल्टेज को समान रखने के लिए, अगर वोल्टेज को हमें जैसी वोल्टेज है वैसी की वैसी रखनी है और प्रतिरोध को हम कर रहे हैं दुगना, भाई इसका मान तो हमने दुगना कर दिया, अब इसका मान दुगना कर दिया तो इसका फाइनल मान तो भाई वोल्टेज का मान भी दुगना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम धारा को आधा कर देंगे। धारा में धारा में 2 की डिवाइड कर दो, 2 से 2 खत्म, तो इसका मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम प्रतिरोध को दुगना कर रहे हैं तो हम किसको घटा दें, किसको 2 से डिवाइड कर दें, आई को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विद्युत धारा को क्या करना चाहिए, विद्युत धारा कितनी हो जानी चाहिए, विद्युत धारा आधी हो जाएगी। ठीक है, विद्युत धारा आधी घट जाएगी अगर हमें वोल्टेज को समान रखना है। उसने कंडीशन दी है ना कि वोल्टेज को समान रखना है, प्रतिरोध को दुगना कर दो, तो हमें क्या कर, हमें विद्युत धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत धारा आधी घट जाएगी। ठीक है, अगर हमें वोल्टेज को समान रखना है तो विद्युत धारा को आधी घटाना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धारा को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिरोध का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्राय प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित बहने के लिए आवश्यक है कि चालक दोनों सिरों के बीच विभवांतर हो, जिसे वोल्टेज में मापा जाता है। विद्युत धारा के मापन के लिए इकाई एम्पियर है। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है जो बताना चाह रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ हमने पढ़ ली है पहले भी। आगे चलते हैं। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान के साथ प्रभावित हो रहा था, हाँ हो रहा था। पदार्थ की प्रकृति के साथ प्रभावित हो रहा था, हाँ हो रहा था। ठीक है, लंबाई के साथ प्रभावित हो रहा था, हाँ हो रहा था। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के साथ प्रभावित हो रहा था, हाँ हो रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ABCD, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, सारे के सारे सही हैं। तापमान से भी प्रभावित होता है, पदार्थ की प्रकृति से भी प्रभावित होता है। पदार्थ लोहे का है, एल्यूमिनियम का है, प्लास्टिक का है। ठीक है, तो सुचालक की लंबाई मैंने बताया, लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। प्रतिरोधकता के मान से चालकता निर्धारित होगी। प्रतिरोधकता जितना कम होगा, प्रतिरोधकता जितनी कम होगी, चालकता उतनी अधिक होगी, उतना अधिक करंट बह पाएगा। तो प्रतिरोधकता वाली धातुएं सुचालक की भांति व्यवहार करती हैं। प्रतिरोधकता वाली धातुएं सुचालक की भांति व्यवहार करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। जो प्रतिरोधकता होती है वो सामग्री पर निर्भर करेगी, सामग्री कैसी है, कौन सी है। ठीक है, सड़कों गलियों को प्रकाश में करने के लिए लगाए गए लैंप को जोड़ा जाता है। अब जो सड़कों में जो लैंप लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में
क्योंकि प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, प्रतिरोध जो फाइनल प्रतिरोध होता है उसका मान बहुत कम होता है। ठीक है, बस ये याद रखना कि समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, जो आपके गलियों में जो प्रकाश में करने के लिए लैंप लगाए जाते हैं वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। और समांतर क्रम में प्रतिरोध का फाइनल मान निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, एक प्रतिरोध में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है, एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है। प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए तो वो अति चालक होगा भाई। जब उसमें प्रतिरोध ही नहीं है, प्रतिरोध शून्य कर दो तो अति चालक हो जाएगा, उसमें धारा बढ़िया तरह बहेगी। ठीक है, किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। अब इसने पूछा है कि इनमें से धातुओं के नाम बताइए। जब आप धातुओं का चैप्टर पढ़ लेंगे केमिस्ट्री में तब आपको ये ज्ञान हो जाएगा। तो आप यहाँ के लिए बस ये याद रख सकते हैं कि नाइक्रोम एक ऐसी धातु है जिसका प्रतिरोधकता निम्न होती है। सोना और चांदी अति निम्न प्रतिरोधकता के लिए जाने जाते हैं, प्रतिरोधकता ताप से प्रभावित होती है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे अगर सोना चांदी देता तो सोना चांदी आ जाता, नाइक्रोम दिया है बस। ठीक है, तांबे का प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो तांबे की प्रतिरोधकता 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम प्रति मीटर होती है। ये प्रतिरोधकता हर धातु की अलग अलग होती है। ठीक है, अब इतनी धातुओं के लिए प्रतिरोधकता याद करनी पड़ेगी। हमने प्रतिरोध का भी एक सूत्र पढ़ा था, R बराबर रो L/A। ठीक है, उसका ही जिक्र कर रहा है। रो बराबर कितना होगा, रो बराबर R इंटू A/L। ठीक है, यही लिखा है इसने यहाँ पे। आगे चलते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। तो कंडक्टर का प्रतिरोध पूछ रहा है कि सीधे अनुपातिक होता है किसके, लंबाई के। कोई भी चालक है, कोई भी पदार्थ है, उसकी सीधे जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसके अनुसार ही उसका प्रतिरोधकता पे भी अनुपातिक रूप में उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी पूछा था। ये 20 का है, एक और यहाँ पे 20 का है, और इसे किससे जोड़ दिया, इसे एक यहाँ पे फाइनल में यहाँ पे 10 से जोड़ दिया। तो पहले इनका मान निकालना पड़ेगा दोनों 20 का। तो 1/20 प्लस 1/20 बराबर 1/R। तो R का मान कितना हो जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 1/10। इसका मतलब R का मान 10 आ गया। अब ये जो 10 है, इधर वाला 10 इस वाले 10 के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा फाइनल मान, श्रेणी में क्या होता है डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो 10 + 10 20 ओम आ जाएगा आंसर। ठीक है, 20 ओम इज द राइट आंसर। देखिए ALP में आप देख सकते हैं, ALP में अच्छी तरह पूछा है। ठीक है, तो सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। पहले जो समांतर में है उससे फाइनल मान निकाल लीजिए, 10 आ जाएगा, और फिर जो श्रेणी में आ गए उन्हें दोनों को जोड़ दीजिए। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, तो प्रतिरोधक कहा जाएगा उसे। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाएगा। वो अपने में से धारा प्रवाहित होने देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिरोध करके। ठीक है, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ से एक ये नया ऊष्मा के हिसाब से पूछ रहा है, तो आप याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं इसको कि चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मीय प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा, प्रतिरोध आधा तो ऊष्मा प्रभाव भी आधा, क्योंकि जैसे जैसे उसके ऊष्मा बढ़ा रहे थे और वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ रहा था। ठीक है, किसी चालक का। आगे चलते हैं। किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जो 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है जिस पर, और तार के मध्य से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर का है। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। अभी हमने पढ़ा कि V बराबर IR होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, V/I हो जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें V दिया हुआ है 2, I कितना दिया हुआ है 1, तो R का मान कितना आ जाएगा 2। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओम के नियम से हमें निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। जब कोई प्रतिरोध डैश में जुड़ा होता है तो उसका संयुक्त
प्रतिरोध उसमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि संयुक्त प्रतिरोध किस में कम होता है। हमने पढ़ा था समांतर में, जो बट्टे में आ रहा था उसमें जो संयुक्त प्रतिरोध का मान आता है वो जो सबसे कम वाला प्रतिरोध होता है उससे भी कम आता है। तो समांतर इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, श्रेणी वाले में क्या होता है, श्रेणी वाले में जो सबसे ज़्यादा मान का प्रतिरोध उसमें लगा होता है उससे भी ज़्यादा आता है। तो इसमें कम की बात की है, तो कम किस में आता है, समांतर में आता है। ये एलपी में पूछा है, मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। डैश की एसआई इकाई ओम है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ठीक है, ओम में किसे मापा जाता है, प्रतिरोध को मापा जाता है। प्रतिरोध यहाँ से वी बराबर आई आर से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो आर बराबर कितना हो गया, वी अपॉन आई, तो वी अपॉन आई, तो आई आ जाएगा इसमें, यहाँ पे आई आ जाएगा। आई का मतलब धारा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती किसका था, क्षेत्रफल के। आप ऊपर जब जाएंगे तो आपको ये एक लाइन पढ़ा के आया हूँ मैं पहले, तब क्वेश्चन पे आया हूँ। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती है, और अनुक्रमानुपाती किसके है, लंबाई के। ठीक है, कैसे है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो अब के कैसे था, आर समानुपाती एल अपॉन ए, तो एल के तो अनुक्रमानुपाती है और ए के व्युत्क्रमानुपाती है क्या, प्रतिरोध। ठीक है, ए से अगर व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तो प्रतिरोध के है, वो सॉरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के है यानी कि गोलाई की मोटाई के, और लंबाई के पूछेगा तो अनुक्रमानुपाती है। क्लियर है, एएलपी में आया है। आगे चलते हैं। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17 ओम तक होती है। 10 की पावर 12 से विद्युत रोधी मतलब जिनमें से करंट नहीं बहता, तो वो उनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत ऊंची होती है, यानी कि 10 की पावर 12 ओम मीटर से 10 की पावर 17 ओम मीटर तक होती है। और इनके क्या बनाए जाते हैं, पीवीसी पाइप वगैरह बनाए जाते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये हमारा फिर से समांतर श्रेणी से पूछ लिया कि अगर ये सूत्र लिखा हुआ है तो ये कहाँ से आया है, हमने अभी इसे सोल्व किया था। ठीक है, आप ऊपर वीडियो में सीख के आए हैं। तो आर बराबर, जब हमने वहाँ से देखा था कि 1/R1 प्लस 1/R2 को जोड़ रहे थे, 1/R को, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जब हमने इससे फाइनल आर निकाला था तो क्या आ गया था, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था, और ये किस में था, समांतर में था। ठीक है, समांतर श्रेणी में। आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक सुचालक में से 2 एम्पीयर की विद्युत का प्रवाह होता है। एक सुचालक में से 2 एम्पीयर की विद्युत का प्रवाह हो गया भाई, चलो कोई नहीं। इनके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। ठीक है, सुचालक में 2 एम्पीयर की धारा है, वोल्टेज में क्या दे दिया, विभवांतर दे दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आपको क्या देखना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है भाई, धारा दी हुई है एम्पियर में और वोल्टेज दी हुई है वी में, वोल्टेज में। ठीक है, वाट में। तो हम प्रतिरोध को निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है वी बराबर आई आर। हम ओम का सूत्र यूज कर लेंगे, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई। ठीक है, वी का मान कितना है, वी का मान 4 है, आई का मान 2 है, तो 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आर 2 ओम आ गया। ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसे चीज़ सीख सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। ठीक है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है, तो जो डिम बल्ब है, जो कम जल रहा है, उसका बल्ब का प्रतिरोध उच्च है भाई। वो जल ही नहीं, वो अपने में से विद्युत का प्रवाह होने में विरोध कर रहा है, इसलिए वो चमक भी नहीं रहा। ठीक है, जो कम जल रहा है वही उसका विरोध उच्च है। जो ज़्यादा जल रहा है वो तो विरोध कर ही नहीं रहा, वो तो बढ़िया प्रकाश दे रहा है, अपने में से बिजली को बढ़िया जाने दे रहा है। ठीक है, लेकिन जो जल नहीं रहा, जो बल्ब कम जल रहा है, उसका प्रतिरोध ऊंचा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी,
यदि 12 वोल्टेज वाली बैटरी के टर्मिनल इतना प्रतिरोध पर छूती है। ठीक है, हमें धारा निकालनी है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, वी बराबर आई आर होता है, वी बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अब वी कितना है 12, और ये कितना है प्रतिरोध कितना है 10 की पावर 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12 इंटू 10 की पावर -5 लिख लेंगे इसे। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसने -4 में दिया हुआ है तो एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 1.2 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। क्लियर, 1.2 10 की पावर -4। आगे चलते हैं। यदि दो प्रतिरोधकों के समांतर विभवांतर मौजूद है, समान विभवांतर मौजूद है, दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर है, तो वे समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए समांतर में क्या हो रहा था, समांतर में वोल्टेज समान था, धारा असमान थी, और श्रेणी में क्या था, धारा समान थी और वोल्टेज असमान था। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप इसका आंसर अच्छे से आराम से दे पाएंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा उसने पूछा दो प्रतिरोध में समान विभवांतर, तो समान विभवांतर किस में है, समांतर में जुड़े होने पे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप जिसका प्रतिरोध दे दिया है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। ठीक है, प्रतिरोध 40 ओम है उसका, और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो श्रृंखला में जोड़ा गया है तो 40 और 8 के दो चीज़ को दो को श्रेणी में ऐसे जोड़ दिया, ऐसे, और फिर ऐसे श्रेणी में जोड़ दिया, ये 8 का हो गया, ये 40 का हो गया, तो श्रेणी में तो डायरेक्ट जुड़ रहे थे, तो 40 + 8 हो जाएगा। प्रतिरोध का फाइनल मान कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 48 इज दी राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 5 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे। प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे, तो परिणामी सर्किट का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा जिसमें श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। श्रृंखला में कितना है, एक प्रतिरोध कितना है, 25 ओम का है, तो श्रृंखला में तो 3 अगर जुड़े होंगे तो 25 25 25 तीनों को जोड़ना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो श्रृंखला में तो तीनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो कितना मान हो जाएगा फाइनल, 75 मान हो जाएगा। ठीक है, 75 ओम। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े होते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच में जोड़ दिया तो भैया वो तो श्रेणी में हो गया या समांतर में हो गया। एक सेकेंड, क्या बोलता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, एक समान दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, जोड़ा जाता है तो भैया वो समांतर में जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम प्रति मीटर होती है। ठीक है, ओम प्रति मीटर में मापते हैं। प्रतिरोध पढ़ रहे हैं तो प्रतिरोध के सारे क्वेश्चन कराए हैं। यदि एक प्रतिरोध के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगनी हो जाती है तो प्रतिरोध क्या होगा, विभवांतर और धारा दोनों दुगनी हो जाती हैं तो प्रतिरोध कितना होगा। देखिए V बराबर आई आर होता है, अब R बराबर कितना होगा, V अपॉन आई होगा। अब ये भी दुगना कर दो और ये भी दुगना कर दो तो भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो R तो प्रतिरोध तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा, समान रहेगा। ठीक है, कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है, ये मैंने बताया कि धातुओं के चैप्टर से आपको समझ में आएगा कि प्रतिरोधकता किस में ज़्यादा होगी। देखो तांबे में नहीं होती, ठीक है, तो तांबा तो इसमें नहीं आएगा, नाइक्रोम में नहीं होती और कांच में भी नहीं होगी एमोनाइट की अपेक्षा, एमोनाइट में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एमोनाइट की होगी। कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, सुचालक के प्रतिरोध को, तो प्रतिकूल रूप से तो प्रतिकूल यानी कि उसके बटे में, तो कैसे था, आर बराबर आर आर समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती ए, तो प्रतिकूल में कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, अनुकूल में कौन कर रहा है, एल कर रहा है, तो प्रतिकूल में क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रृंखला में जुड़े 20 ओम का कुल प्रतिरोध कितना होगा, 3 जुड़ रहे हैं 20 ओम के, तो 20 या 60 हो जाएगा। ठीक है,
20 + 20 + 20, ठीक है, तो 60 हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से एक प्रतिरोध का मान 1/5 है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 है। उन्हें जोड़कर अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो अधिकतम पूछ रहा है। इसने ये नहीं बताया कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें अगर हम 5 बार जोड़ें तो 1/5 + 1/5 + 1/5, ये देख लीजिए, तो 5/5 आ जाएगा और इसका फाइनल मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अगर ये वैसे देता तो 1/5 से ज़्यादा आता। आगे चलते हैं। एक घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। तो कौन प्रभावित नहीं करता भैया? लंबाई प्रभावित करती है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भी प्रभावित करता है और पदार्थ भी प्रभावित करता है। दबाव प्रभावित नहीं करता। किसी तार पर कितना ही दबाव पर डाले जाओ, अगर उसमें से करंट बहना है तो बह के रहेगा, ठीक है। तो दबाव प्रभावित नहीं करता, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं भाई, श्रेणी क्रम में तो लगातार जुड़ रहे हैं, तो यहाँ 10 जुड़ जाएगा, यहाँ 8 जुड़ जाएगा, यहाँ फिर से 7 जुड़ जाएगा, तो 8 और 7 15 और 10 25, ठीक है। तो 25 इज दी राइट आंसर। श्रेणी में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता, भाई प्रतिरोध नहीं है तो चालकता होगी, तो प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ऐसे। आगे चलते हैं। 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध की गणना कीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा सूत्र यूज होगा, 11 ओम प्रतिरोध वाली तार की त्रिज्या दुगनी कर दी, तो हमारा जो सूत्र था वो क्या था, R बराबर, R की जगह क्या रख सकते हैं, रो L अपॉन A। अब एरिया कैसे हो, एरिया की जगह क्या रख सकते हैं, रो L अपॉन पाई R²। अब इसे अगर दुगना कर रहे हैं, त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं, तो त्रिज्या को अगर दुगना कर रहे हैं तो 2R हो जाएगा, 2R का फिर स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा, जब हम इसे बराबर में रखेंगे तो ये पहले वाले से 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, तो पहले वाले से 1/4 हो जाएगा, तो 2.75 आ जाएगा। 11 को प्रतिरोध की गणना करनी थी हमें, तो आप ऐसे कर सकते हैं, देख लीजिए, यही मैंने करके दिखाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तार का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है, तो व्युत्क्रम अनुपात में देखिए, अगर वो समानुपात में पूछता तो लंबाई आ जाता, व्युत्क्रम अनुपात में पूछता है तो क्षेत्रफल आएगा, काट का क्षेत्रफल यानी गोलाई का क्षेत्रफल। इतने समझ में आई है, तो इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। R बराबर R समानुपाती L अपॉन A, तो A के साथ इसका संबंध क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है, ठीक है। तो व्युत्क्रम अनुपात में क्या है, A है। आगे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोधकता डैश के व्युत्क्रम अनुपाती होती है, व्युत्क्रम अनुपाती ही पूछ रहा है, तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। यदि प्रतिरोधक बढ़ता है तो धारा, देखिए प्रतिरोध बढ़ेगा, V बराबर IR, तो प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा क्या होगी, धारा कम हो जाएगी, अगर हमें वोल्टेज समान रखनी है। प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा घट जाएगी, प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं, धारा घट जाएगी। आगे चलते हैं। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से किसे आरोपित किया जा सकता है, धारा, चालक का प्रतिरोध और इनमें धारा में प्रवाहित होने के समय की अवधि। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, ठीक है। 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। 12 ओम प्रतिरोध की तार को दुगना कर दिया जाता है,
अब वो दुगना कर रहा है मोटाई में, ठीक है। तो इसे दुगना कर रहा है तो 1/4, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे 12 को, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हमने पहले भी किया है, अभी अभी ऊपर जस्ट अभी एक क्वेश्चन ऊपर किया है, तो वो इसी तरह है, ठीक है। तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे 1/4, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो दोगुनी हो रही है, और उसका जो फाइनल आंसर निकालेंगे तो 4 का फ़र्क पड़ेगा पहले से। एल पाई बाई पाई, एल पाई आर स्क्वायर, तो इसमें कितना फ़र्क पड़ गया, 4 का, 1/4 का फ़र्क पड़ गया, तो 1/4, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई कितनी है, ओम मीटर, ठीक है। 9 प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है, 9 ओम प्रतिरोध की तार को दुगना कर दिया जाता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो तार को दुगना कर दिया जा रहा है, तो तार के प्रतिरोध पर कितना प्रभाव पड़ेगा, 9 को 4 से डिवाइड करके कर देंगे, ठीक है। 9 को 4 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2.25 ओम, ठीक है। 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों जुड़ जाएंगे। कुल प्रतिरोधक का मान निकालने के लिए 5 6 5 11 और 4 15, ठीक है, 15 ओम मीटर आएगा, ठीक है। अच्छा, कुल प्रतिरोध पूछ रहा है खाली, तो ओम मीटर में नहीं आएगा, 15 ओम आएगा, ठीक है। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती, जब भी व्युत्क्रमानुपाती पूछे तो क्या होगा, एक किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए यहाँ पे देखिए, ओम के नियम से देखिए, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। अब R बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आई, तो व्युत्क्रमानुपात में कौन जा रहा है, आर के आई जा रहा है, तो धारा प्रभावित होने वाली धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध के, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा कितनी होगी, V बराबर आई आर से देख लीजिए। प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा कितनी करनी पड़ेगी, धारा दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अगर V का मान समान रखना है तो धारा दुगनी हो जाएगी, प्रतिरोध को आधा कर रहे हो तो धारा दुगनी हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। आगे चलते हैं। जब तार की लंबाई को दुगना किया जाता है तो एमीटर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। लंबाई को अगर दुगनी कर रहे हैं तो एमीटर की रीडिंग आधी हो जाएगी, ठीक है। लंबाई को दुगना करने से उसका प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, और उसकी धारा कितनी हो जाएगी, उसकी रीडिंग धारा बहने की आधी हो जाएगी, मैंने बताया था। आगे चलते हैं। तार की लंबाई दुगना करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होगी, एमीटर की रीडिंग आधी रह जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है और एएलपी में पूछा गया है। सीधी सीधी बात है, तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, तो उसमें से बहने वाली धारा आधी जाएगी वहाँ पे, ठीक है। 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 4 हो जाएंगे भैया, 1 + 1 + 1 + 1, तो 4 ओम हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, हाँ अब आएगा ना मजा। 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2 1/R। तो यहाँ से हमें R का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, और ऊपर कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा, तो 1 आ गया, तो R बराबर भी कितना हो जाएगा, 1, R बराबर 1 आ जाएगा, R बराबर 1 ओम, ठीक है। आगे चलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े होते हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है। यही पूछना चाह रहा है सीधा सीधा। सीरीज में 4 प्रतिरोधों को जिसमें से 1/4 ओम का है का प्रयोग करते हुए अधिकतम प्रतिरोध का मान बताइए। तो भैया एक प्रतिरोध 1/4 है, तो ये कितने हैं, 4 है ना ये, तो 1/4 + 1/4 + 1/4, ये किसके बराबर है, 1/R के। अब यहाँ से हमें R का मान बताना है, तो यहाँ तो 4 आ जाएगा और ये चारों जुड़ जाएंगे, तो 4/4 1 हो जाएगा, तो R का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। R का मान भी 1 आ जाएगा, तो 1 ओम इसकी आंसर हो जाएगा, 1 ओम। यही यहाँ पे करके दिखाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे करके दिखाया गया आपको कैसे हुआ है, इसका सॉल्यूशन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और सीखते रहें एक्टिव न्यूज़ राइट लर्न के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नए टॉपिक के साथ, क्योंकि विद्युत में अभी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। ये हमने प्रतिरोध पढ़ा है, आवेश पढ़ा है, वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी आवेश की और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, बाय बाय।